स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम वर्ब पढ़ेंगे और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़े थे। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट और रूल्स वर्ब में अप्लाई होते हैं, सेंटेंस के अंदर वर्ब की कौन सी पोजीशन होती है, प्लेसमेंट क्या होती है वर्ब की, और एग्जाम में हमारे से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ब के ऊपर। ये सारे टॉपिक्स आज हम वर्ब में कवर करेंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं वर्ब के बारे में। अब वर्ब होता क्या है? वर्ब फंडामेंटली अगर हम बात करें, एक हमारे इंग्लिश के सेंटेंस का बहुत ज्यादा फंडामेंटल कंपोनेंट होता है वर्ब। अब किसी भी सेंटेंस में हमने आपको बताया था एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके साथ साथ एक वर्ब होता है। अब आपने पढ़ा है सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म करेगा और वो एक्शन या वो स्टेट क्या होगी उस सब्जेक्ट की, ये हमें कौन डिस्क्राइब करेगा? वर्ब करेगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं और प्रेडिकेट के अंदर ही हमारा वर्ब होता है, राइट? तो अब वर्ब का यूजेस क्या है किसी भी सेंटेंस के अंदर? तो वर्ब हमारा एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और अकरेंस को डिनोट करता है। किसी भी सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट का एक्शन बताएगा, उसकी स्टेट बताएगा और उसका अकरेंस बताएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ब जो होता है हमारा एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट ऑफ बीइंग, प्रोसेसेस, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ब हमारे इन तीनों फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। वर्ब अगर एक्शन है तो उसके एग्जाम्पल में क्या होगा? रनिंग, सिंगिंग, ईटिंग। तो रन, सिंग, ईट, वॉक, टॉक, ये हमारे एक्शंस होते हैं। अगर स्टेट बताएगा तो इज, एम, आर, हम ये वर्ब का यूज करेंगे, राइट? अब इज, एम, आर क्या होता है, रन, सिंग, ईट क्या होता है, ये अलग क्यों है, और प्रोसेस में बिकम, थिंक, ये क्या होता है, ये हम वन बाय वन पढ़ते हैं अब आगे। तो अब हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो हमें ये चार्ट को फॉलो करना है। सबसे पहले वर्ब, राइट? वर्ब के कितने टाइप्स हैं? हमने वर्ब को दो टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। हम अगर ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आए तो पहला प्राइमरी वर्ब होते हैं और कुछ मोडाल होते हैं। हम प्राइमरी वर्ब क्या होंगे, मोडाल क्या होंगे, हमें इनको भी पढ़ना है। अगर हम मेन वर्ब के अंदर आते हैं तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव के अंदर दो टाइप होते हैं, मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव। अब किस वर्ब को मोनोट्रांजिटिव कहते हैं और किस वर्ब को डाइट्रांजिटिव कहते हैं, ये भी हमें आगे देखना है। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ब। वर्ब को हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी। आपने यहाँ पर देखा, हमने मेन वर्ब को ही हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, राइट? हम यहाँ पर इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, राइट? ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। अब प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब हमारे दो टाइप हो गए। अब प्रिंसिपल वर्ब क्या होते हैं? प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब बोलते हैं, हमने पहले डिस्कस किया। बेसिकली ये हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ साथ ये हमारे स्टेट को भी बताते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, राइट? अब प्रिंसिपल वर्ब के भी दो टाइप है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, ये किस वजह से ये दोनों डिफरेंस हैं और इनमें क्या ऐसा है जो इनको ट्रांजिटिव कैटेगराइज करा देता है और इसको इंट्रांजिटिव करा देता है। अगर हम सबसे पहले मेन वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते, द टाइप ऑफ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते और ये फिर भी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, राइट? बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस के मीनिंग को कन्वे करेंगे। और ये क्या कन्वे करते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कन्वे करते हैं एक्शन को, स्टेट को। बट अब देखिए दो चीजें हैं, एक होता है हमारा डूअर, राइट? और एक होता है हमारा रिसीवर। अब डूअर ने कोई एक्शन परफॉर्म किया तो डूअर का एक्शन ट्रांसफर हुआ रिसीवर के ऊपर। लेकिन जब डूअर हमारा सब्जेक्ट है, डूअर हमारा सब्जेक्ट हो गया और रिसीवर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो डूअर का जो स्पेसिफिक टास्क है, जो डूअर का एक्शन है, वो कहाँ ट्रांसफर होगा? वो ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो यही हमने समझाया, ये एक्शन और स्टेट को ट्रांसफर नहीं करते हैं, राइट? क्योंकि इनके स्पेसिफिक रिसीवर नहीं होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब
हैव ओनली सब्जेक्ट, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इंट्रांजिटिव वर्ब के सिर्फ सब्जेक्ट होते हैं। दे डू नॉट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इनके ऑब्जेक्ट नहीं होते। और आपको पहले से ही पता है ऑब्जेक्ट किस किस का होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है और प्रीपोजिशन का होता है। अब हमने वर्ब में जब और डिटेल में गए तो हमें पता चला सारी वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, राइट। तो अब हमें इस बात को भी ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट वर्ब में किस वर्ब के ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, ये जरूरी है हमें याद रखना, राइट। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम कैसे, शी स्लेप्ट, स्लेप्ट उनकी स्टेट को बताता है, जो सो चुकी हैं उनकी स्टेट को बता रहा है, राइट। द बर्ड फ्लाई, बर्ड के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही लाफ्स, इनके एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप इसमें बताइए, क्या आप इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी? डायरेक्टली ये स्टेट और एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब इसमें डूअर हमारा कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या इस एक्शन को ट्रांसफर करने की जरूरत है? क्या इस एक्शन का रिसीवर की जरूरत है? नहीं, रिसीवर है की जरूरत है। तो जब भी ऐसी वर्ब आए जिनके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, वो सारी वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, राइट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, राइट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये हमें याद रखना है। अब इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो हमें पढ़ने हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा इंट्रांजिटिव वर्ब का, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट रिसीव नहीं करेगा एक्शन को, ये अकेले ही स्टैंड करेंगे, लाइक शी डांस्ड। तो इसमें हमारे एक्शन, जो डूअर है जिसने एक्शन परफॉर्म किया है, क्या ऑब्जेक्ट को ये रिसीव करने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली अपने आप में ही मैसेज को कन्वे कर रहा है कि उन्होंने डांस किया, राइट। अब नो पैसिव वॉइस। अब देखिए ग्रामर के अंदर हमारे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, वॉइस, राइट। वॉइस के अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। जब भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं तो हम इसमें स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में हमने कुछ स्टेटमेंट लिखी है ए से बी, तो वो स्टेटमेंट हम बी से ए लिखेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। अभी आपको ये इतना ही जानना है, राइट। तो जब भी हम इस तरीके के वॉइस में पढ़ते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स क्या होते हैं कि जब भी आप वॉइस बनाते हो तो सब्जेक्ट जो होता है आपका वो ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज ये एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट ने कोई एक्शन परफॉर्म किया ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट उसका रिसीवर है। जब आप इसका पैसिव फॉर्म लिखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इस सब्जेक्ट पे जिसने काम किया है, जिसने एक्शन किया है, वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। सो ये आपको मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, ताकि हमें ये याद रहे कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं हम उस चीज को लिंक कर पाए, उस कॉन्सेप्ट को जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स के हमने बात करी थी कि ऑब्जेक्ट होते ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होते तो इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में नहीं यूज कर सकते। Intransitive verbs cannot be used in the passive voice since they do not have transfer action to an object। यानी सब्जेक्ट का एक्शन ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है। आप इस बात को ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे द केक वॉज इटन बाय हर। सी, जब हम इसको एग्जाम्पल लिखते हैं द केक वॉज इटन बाय हर, अब इसमें देखिए केक, शी एट केक। तो अब अगर हम बात करें ईटन हमारी क्या है, ईट हमारी जो होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइट। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें अब केक को एक्शन हुआ उसके द्वारा, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि इट को हम पैसिव वॉइस में कभी कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ओके, आपको यहां तक क्लियर हुआ? तो कभी भी याद रखिएगा इंट्रांजिटिव वर्ब का हमारा पैसिव फॉर्म नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है इंट्रांजिटिव वर्ब में, इसीलिए इनका पैसिव वॉइस नहीं कन्वर्ट होगा। अब हमने बात कर लिया पैसिव नहीं बन सकता। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इनके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते ही नहीं है।
किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब का ना ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, कैसा भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे एक्शन को रिसीव करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा रिसिपिएंट या बेनिफिशियरी होता है उस एक्शन का। हम आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि अगली वर्ब हमारी जो ऑब्जेक्ट कैरी करती है वो दोनों ऑब्जेक्ट कैरी करती है, राइट? तो उसमें हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अभी हमें ये समझना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। शी क्राइड हर फ्रेंड, ये स्टेटमेंट गलत है। शी क्राइड हर फ्रेंड, अब यहाँ पर ऑन हर फ्रेंड हो सकता था, अगर हम ऑन यूज करते तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता, लेकिन क्राइड हमारी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो फ्रेंड यहाँ पर नाउन था, नाउन ही हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के काम करता है, ये हमने पढ़ लिया। अगर नाउन नहीं है तो हमारा प्रोनाउन काम करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि वर्ब हमारी क्राई वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव वर्ब का हमारे साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ये हम याद रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं होते हैं। देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी रिक्वायर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट करते हैं अपने मीनिंग को। फॉर एग्जाम्पल, ही फील्स हैप्पी, ये हैप्पी फील करिए, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब हमने यहाँ पर ये वर्ड यूज तो कर दिया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, राइट, और एक होता है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने पता है सब्जेक्ट का भी एक हम डिस्क्रिप्शन देते हैं एडजेक्टिव के थ्रू, राइट? या एडजेक्टिव के थ्रू जब हम सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो ऐसे ही हमारा ऑब्जेक्ट का भी डिस्क्रिप्शन होता है। या तो वो एडजेक्टिव हो सकता है या कोई दूसरा वर्ड हो सकता है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसका डिस्क्रिप्शन हम कहां से देंगे? आप इस बात को समझे। इसीलिए हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है इंट्रांजिटिव वर्ब में, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कहां से होगा, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब फ्रेज। अब जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनका जो वर्ब फ्रेज होता है, जैसे एडवर्ब हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया और प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये आपको मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी एक्शन की और स्टेट की। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एक्शन का और स्टेट का। फॉर एग्जाम्पल, अब फ्रेज क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। फ्रेज क्या होता है? देखिए, फ्रेज क्या होता है? जब भी आपने कोई वर्ड लिखा, सपोज आपने वर्ड लिखा हमारा फ्रेज, सपोज आपने लिखा स्लेप्ट, अब ये एक आपका सिंगल वर्ड हो गया। इसके साथ आपने दूसरा वर्ड लिखा, राइट, पीसफुली, तो ये जो पीसफुली है ना वो इसको डिस्क्रिप्शन कर रहा है, स्लिप्ट को डिस्क्रिप्शन कर रहा है, बट ये तो हमारा ऑलरेडी वर्ब है। लेकिन ये जो एडवर्ब आई है ये किसके लिए आई है? इस वर्ब के एक्शन को दिखाने के लिए। तो जब भी हम ऐसे दो वर्ड्स को ढूंढेंगे आपस में तो ये हमारा फ्रेज होगा। अब इस फ्रेज में वो फ्रेज वर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो मेन वर्ब है, वो मेन वर्ड है, वो किससे एसोसिएट होता है, राइट? वो वर्ड अगर हमारा जिस भी वर्ड से एसोसिएट होगा, जिस भी क्लॉज से एसोसिएट होगा, वो हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, या फिर वर्ब फ्रेज होगा, या फिर नाउन फ्रेज होगा, या फिर प्रोनाउन फ्रेज होगा। डिपेंड करता है वो वर्ड हमारा किससे एसोसिएट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, सी स्लैप्ड पीसफुली, राइट? तो यहां पर क्या हुआ है, उसकी वर्ब को बताया हमने, वर्ब का डिस्क्रिप्शन दिया एडवर्ब को यूज करके, राइट? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब हमारे वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते थे, ऐसे ही एडवर्ब वर्ब को और एडवर्ब को और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर पीसफुली जो एडवर्ब आया है वो मॉडिफाई कर रहा है किसी को, किस कंडीशन को? स्लेप्ट को। किस वर्ब को? स्लेप्ट को। तो ये दोनों वर्ड्स को अगर हम बात करें तो ये वर्ब फ्रेज कहते हैं, राइट? या फिर एडवर्ब कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। ओके, तो इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या अंतर है? देखिए, लिंकिंग वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर है पहले हम ये देखते हैं। जब इनमें बहुत मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या अंतर है, तो लेकिन अभी हमें पता करना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि हम पहले ही पढ़ के रखेंगे। लिंकिंग जो वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट को लिंक करते हैं सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को लेकर, राइट? अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है,
यहाँ पर हमने वर्ब लिखा तो, और यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा, वो वर्ड हमारा क्या है, सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। ये जो वर्ड जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ये लिंक करता है इस सब्जेक्ट के साथ, ये जो वर्ब है ये इसे लिंक करता है इस सब्जेक्ट के साथ, तो इसीलिए इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई हमारा नाउन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन है, हम इस सब्जेक्ट की बात करें, और इज क्या है, हमारा लिंकिंग वर्ब, और ये किस को बता रहा है, डॉक्टर कौन है यहाँ पर, शी, और उसको डॉक्टर के साथ लिंक करने के लिए हमने इस वर्ब को यूज करा है, तो इसीलिए ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब बहुत ऐसी जगह पर हम ट्रांजिटिव वर्ब भी यूज कर सकते हैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब कर लिया और सेम हमने लिंकिंग वर्ब कर लिया, तो हम दोनों को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर ये भी शो करा है कि ये एक्शन को शो नहीं करते हैं। लिंकिंग वर्ब कभी भी एक्शन को शो नहीं करेगा, ये सिर्फ अपने सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को देंगे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया द चाइल्ड रन, तो ये हमारा एक्शन है, राइट। तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई नाउन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन द चाइल्ड इज हैप्पी, ये चाइल्ड की स्टेट को बताता है, ये उसकी स्टेट को बता रहा है, और यहाँ पर हैप्पी कौन है, चाइल्ड, तो ये एडजेक्टिव जो यूज हुआ है यहाँ पर, ये चाइल्ड के लिए यूज हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, देखिए अब यहाँ तक हमने इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़े। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ये उन वर्ब के उस टाइप को बोलते हैं जो हमारे एक्शन वर्ब होती हैं और साथ ही साथ उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इन्हें रिक्वायर होती है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। क्यों रिक्वायर होती है, क्योंकि ये अपने सेंटेंस के मीनिंग को तभी कन्वे कर पाएंगे जब इनके पास ऑब्जेक्ट होगा। क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन ये, अगर सब्जेक्ट ने कोई काम किया, उसको रिसीव करने के लिए कोई होना चाहिए, राइट, और वो रिसीव कौन करेगा, वो ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा, और इनके बीच में कौन आएगा, वर्ब। इस वर्ब पे जो एक्शन हुआ, और ये एक्शन किसने रिसीव करा, ऑब्जेक्ट ने रिसीव करा। इसीलिए ऐसी वर्ब्स के साथ जिनके लिए कोई रिसीवर होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेके आती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। हमने नाउन और प्रोनाउन में पढ़ा ही है। नाउन और प्रोनाउन का यूज किसी लिए होता है, अगर आपको पता है नाउन नहीं है उसकी जगह प्रोनाउन होगा, लेकिन ये दोनों किस लिए आते हैं, सब्जेक्ट के लिए आते हैं या ऑब्जेक्ट बनने के लिए आते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। जहां भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे वो नाउन या प्रोनाउन होगा, राइट। जहां भी सब्जेक्ट की बात करेंगे वो भी नाउन या प्रोनाउन होगा। इसीलिए जब भी ऐसी कंडीशन हो, जब भी आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम हो, तो जरूर आप उसमें एक बार नाउन और प्रोनाउन को ढूंढेंगे। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये रिसीव करता है एक्शन को किसी भी वर्ब के, और वो वर्ब हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब। या फिर हम इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांसफर करते हैं अपने एक्शन को सब्जेक्ट से वर्ब को, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट हो गया एक वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया, वो एक्शन हमारा वर्ब था, उस वर्ब का वो जो एक्शन है वो किसने रिसीव किया, उस एक्शन को किसने ट्रांसफर किया, ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमें याद करना है। और ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, शी एट एन एप्पल, शी एट एन एप्पल, ये एक्शन हुआ है, और ये एक्शन हुआ है तो ये एक्शन होगा किस पे, एप्पल पे ही तो होगा। अगर वो एप्पल खा रहे हैं तो ये एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, एप्पल। ही प्लेज पियानो, अगर वो पियानो बजाता है तो ये जो एक्शन हो रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जा रहा है वो पियानो है, ये इसको रिसीव कर रहा है। दे बिल्ट हाउस, अगर वो घर बनाते हैं तो ये जो एक्शन रिसीव कर रहा है। अब बिल्ट क्या हुआ, बिल्ट हाउस हुआ, तो इसको एक्शन को किसने करा, रिसीव किया, किसने, ऑब्जेक्ट ने। तो ऐसे सारे वर्ब्स, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम कुछ कंडीशंस और रूल्स पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर। ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान कैसे होगी, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो अपने सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करेगा, राइट। एग्जाम्पल, द बॉय किक्ड,
अब बॉय ने किक्ड किया, किसको किया? एक्शन तो हुआ, उस एक्शन को रिसीव किसने करा? उसको रिसीव करने के लिए यहां पर देखिए सेंटेंस मिसिंग है, यहां पर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, अपना मैसेज ही नहीं कन्वे कर पा रहा है। जब आप बोल रहे हो कि द बॉय किक्ड, बॉय ने लात मारा, किसको मारा ये तो बताना जरूरी है ना, तो बॉल को। तो जब बॉल ने उस किक्ड को रिसीव किया, उस एक्शन को रिसीव किया, राइट, तो इसीलिए यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा द बॉल। यहां पर ऑब्जेक्ट मिसिंग था, इसीलिए द बॉल इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि इस एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, और वो नाउन था हमारा द बॉल। एग्जाम्पल, अब हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। एक्टिव और पैसिव, हमने बोला था यहाँ सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाता है और बाद में ये ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन गया, और ये जो सब्जेक्ट है इधर ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। अब ये कब हो पा रहा है? जब इनके पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट था ही नहीं, और लेकिन जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से एक्टिव का पैसिव हो सकता है, पैसिव का एक्टिव हो सकता है, हो इसलिए सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमारे ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पर एक्टिव पैसिव में कन्वर्जन हो पा रहा है, इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स का हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास सब्जेक्ट होता है जो हमारा एक्शन करेगा और उसके रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट होता है, राइट। एग्जाम्पल, द केक वॉज ईटन बाय देम। अब यहाँ पर अब देखिए द केक वॉज ईटन बाय देम, तो इस एक्शन को रिसीव किया, राइट, ये हमारा पैसिव फॉर्म है। दे एट द केक, अगर मैं ये बात करूं, दे एट द केक, ये हमारा, अगर मैं इसकी बात करूं, दे एट द केक, ये हमारी अगर एक्टिव वॉइस थी, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या हुआ? जब देखिए यहाँ पर अगर अब आपको पता है, आपने नाउन पढ़ा है, तो यहाँ पर दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट, एट क्या है? हमारी वर्ब, और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। अब रिसीव हुआ डायरेक्ट एक्शन केक के ऊपर, उन्होंने केक खाया, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द केक। ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में जब भी यूज करेंगे वॉज। अब ये वॉज क्यों आया? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, वॉज ईटन, ये थर्ड फॉर्म आ गया हमारा बाय देम। ये जो रूल्स है, ये रूल्स हैं हम। अब देखिए दे हमारा सब्जेक्ट था, अगर दे का आपने ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाया, याद है नाउन प्रोनाउन के अंदर, तो मैंने बताया था दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आगे एग्जाम में काम आएंगी, लेक्चर में काम आएंगी। जब आप इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वर्ब के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी वर्ब का पैसिव बनेगा, किसका नहीं बनेगा। ये सब इंटरलिंक्ड है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आप अपना एक लेक्चर ख़त्म करते हैं तो ज़रूर याद रखें, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रहें, समझ में आने चाहिए दूसरे लेक्चर से बढ़ने से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका लिंक आपको मिलेगा थ्रू आउट द ग्रामर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सेपरेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिखे जाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी सेपरेटेड बाय अदर वर्ड्स और फ्रेज। तो किसी भी वर्ब के साथ अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इनका सेपरेशन नहीं होगा, ये इसी फॉर्म में रहेंगे। वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ये इसी फॉर्म में रहेंगे, इनका सेपरेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी पिक्ड अप द बुक फ्रॉम द शेल्फ। अब देखिए शी पिक्ड, अब क्या पिक किया उसने? द बुक, एक वर्ड आया अप। अरे ये वो मैंने सेंटेंस लिया जो कॉमनली हम अपनी डे टू डे लाइफ में गलत बोलते हैं, शी पिक्ड अप द बुक, यू पिक्ड अप द बुक। अब ये गलत है। अब इसका सही वर्जन क्या है? क्योंकि यहाँ पर पिक हमारी वर्ब है, इस वर्ब के ऊपर एक्शन हुआ, इस वर्ब ने, ये वर्ब है, अब एक्शन हुआ, एक्शन को रिसीव किसने किया? बुक ने किया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक वर्ब आ गया, और हमने पहले पढ़ा है कि वर्ब और उसके बीच में, वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी हमारा वर्ड नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट फॉर्म है शी पिक्ड द बुक अप फ्रॉम द शेल्फ। ये इसका करेक्टेड वर्जन है। आगे बढ़ते हैं।
टाइप्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के क्या टाइप्स होंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन, ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ये तो हम दोबारा पढ़ रहे हैं, देख रहे हो आप, ये चीजें बार बार घूम के आ रही हैं आपके पास कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जो हमारे एक्शन को रिसीव करेगा ट्रांजिटिव वर्ब के। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए नाउन कैसे यूज हो रहा है। दे फाउंड द की, द की हमारा नाउन है, की हमारा नाउन है, कॉमन नाउन है की हमारा। दे लव हर हमारा क्या है? प्रोनाउन है, राइट। हर हमारा क्या है? प्रोनाउन है। दे हमारा क्या है? ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, राइट। तो देखिए प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं हम एज अ ऑब्जेक्ट और नाउन भी यूज कर सकते हैं हम एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिविटी कन्वर्जन। अब ट्रांजिटिविटी कन्वर्जन क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स में, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को कन्वर्ट कर सकते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब में। वो कैसे? अगर हम ट्रांजिटिव टू इंट्रांजिटिव जाएं, हम ट्रांजिटिव वर्ब्स, अब मैं ऐसे बोलूंगा वो वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट है, उसको हम ऐसी वर्ब बनाएं इंट्रांजिटिव वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, इनमें फर्क क्या है? ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को रिमूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट अ बुक, उन्होंने बुक को खरीदा, उसने बुक खरीदी। अब देखिए शी बॉट अ बुक, अब बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये एक्शन को रिसीव कर रहा है जो हमारे डूअर ने किया है। बट अगर हमें इसको इंट्रांजिटिव करना हो, शी बॉट एट द स्टोर, राइट। अब देखिए ये दोनों एक ही कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए हैं, आपको पता होना चाहिए वो स्टोर कौन सा था, क्योंकि यहाँ पर हमने दा यूज करा है। दा मतलब स्टोर को हमने स्पेसिफिक किया है, और हमारे लिसनर्स को पता है, जिस स्पीकर ने ये बात बोली है उसके लिसनर को पता है कि स्टोर कौन सा है, वो बुक ही स्टोर के बारे में बात कर रहे होंगे, राइट। तो इसीलिए इसका कन्वर्जन हो पाया। ऐसा नहीं है अगर आपने कन्वर्जन किया किसी भी सेंटेंस का, लेकिन आपके लिसनर अवेयर ही नहीं है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, तो वो कन्वर्जन फेल हो जाएगा। तो ये जरूरी है स्पीकर और लिसनर को पता होना कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहे हैं, तभी वहां पर कन्वर्जन हो पाएगा। एग्जाम्पल जैसे शी बॉट एट द स्टोर। अब देखिए बॉट यहाँ पर हमारी वर्ब आ गई, इस वर्ब का आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि द स्टोर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे एट प्रीपोजिशन का है। एट यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बारे में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा दोनों का होता है, एक वर्ब का होता है और एक हमारा प्रीपोजिशन का होता है, और वर्ब में भी किसका होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का। अब देखिए ये एक एक सीक्वेंसली हम वन बाय वन जब हम चढ़ते हैं तो अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, एक एक बात को आपको याद रखना है लास्ट लेक्चर से आगे के लेक्चर्स तक के लिए, राइट। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन देखेंगे। अब इंट्रांजिटिव का ट्रांजिटिव में कन्वर्जन कैसे होगा? अब जब देखिए इंट्रांजिटिव के पास ऑब्जेक्ट नहीं था और ट्रांजिटिव के पास ऑब्जेक्ट है, हम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब को दे देंगे तो कन्वर्जन हो जाएगा। एग्जाम्पल, ही रन। अब हमने सिर्फ एक्शन की बात करी है, यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं थी, हमने सिर्फ एक्शन बोला, ही रन, वो दौड़ता है। बट अब हमने इसको क्या बोल दिया? ही रन अ मैराथन। अब यहां पर हमने उसको ऑब्जेक्ट दे दिया अ मैराथन, वो मैराथन दौड़ता है। तो अब देखिए अब यहां पर जो बात हो रही है, यहां पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इस वर्ब को एक अपना ऑब्जेक्ट मिला नहीं मिला? ये वर्ब है, इसको एक अपना ऑब्जेक्ट मिला, और इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला तो यहाँ पर रन हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ऊपर रन हमारी इंट्रांजिटिव होती। तो आप देख रहे हो एक ही वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव का काम कर रही है और एक ही वही वर्ब हमारी ट्रांजिटिव का काम कर रही है। सेम इसमें हमने बॉट, हमने बुक वाले एग्जांपल में डिस्कस किया था, इधर यहाँ पर ये वर्ब ट्रांजिटिव थी, नीचे आके ये ट्रांजिटिव हो गई। सेम डिपेंड करता है, कुछ वर्ब्स होती है हमारी जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं। पॉसिव वॉइस ऑफ ट्रांजिटिव कन्वर्जन। अब देखिए अब आपने कन्वर्ट किया वर्ब को पैसिव वॉइस में, राइट, एंड सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया? सेंटेंस में रिसीव करा दिया और एक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग इट। इसका मतलब क्या है? अब मैंने आपको वॉइस बताया था, दो वॉइस होती है हमारी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सो पैसिव वॉइस ट्रांजिटिविटी कन्वर्जन में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये एक्शन को रिसीव करता है इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग।
परफॉर्म करने की वजह वो एक्शन को रिसीव करता है। ये काम किसका होता था? ये काम ऑब्जेक्ट का होता था। लेकिन जब वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, अब जब सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करेगा और ऑब्जेक्ट को क्या बताएंगे हम? ऑब्जेक्ट को उसमें सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये याद रखना है जब भी आप वर्ब में कन्वर्जन करें, राइट, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, तो जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे सेंटेंस में रिसीविंग का काम करता है, वो एक्शन को रिसीव करता है, ना कि परफॉर्मेंस का। एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट, शी रोट अ लेटर। यहाँ पर इस एक्शन को किसने रिसीव किया? लेटर को। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा लेटर बना, लेकिन इसका पैसिव वॉइस कन्वर्जन लिखेंगे, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। तो आप क्या बात कर रहे हो? वो एक्शन को आप बता रहे हो, उस एक्शन को बता रहे हो, राइट। अब ये यही बात है, यहाँ पर जो रिसीव किया उस एक्शन को रिसीव करने के लिए बता रहे हो, परफॉर्मेंस की जगह। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, उस एक्शन को रिसीव करने के बता रहे हैं इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग। बस यही डिफरेंस होता है हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, वहां पर एक्शन को बताया जा रहा है, परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, ये बता रहा है कि वो परफॉर्म किया था, उसने लेटर लिखा था, यहाँ पर रिसीव किया एक्शन को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इनको हमने दो कैटेगरीज में बांटा होता है, एक मोनोट्रांजिटिव और एक डाई ट्रांजिटिव। तो पहले हम पढ़ते हैं मोनोट्रांजिटिव क्या होता है। मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके एक ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जिसका एक ही ऑब्जेक्ट होता है। जब एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। जब उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है और वही एक अकेले ऑब्जेक्ट पे सारा एक्शन ट्रांसफर किया जाता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया वो वर्ब बताएगी, और उस वर्ब के एक्शन को किस पे ट्रांसफर करेंगे? हम ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे, शी बॉट अ बुक, शी बॉट अ बुक, उसने बुक खरीदी, और इस पूरे एक्शन को बुक ने रिसीव किया, तो इसीलिए बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो मोनोट्रांजिटिव वर्ब में, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हम बात करते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की। तो जब सिंगल ऑब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहो, सिर्फ ऑब्जेक्ट कहो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब जहां पर दो ऑब्जेक्ट की बात होंगे वहां पर हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगला एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर, राइट। तो एक्शन को किसने रिसीव किया? इस एक्शन को लेटर ने रिसीव किया। आगे बढ़ते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं और ये दोनों मिलके पूरे सेंटेंस को कन्वे करते हैं तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी बनाई हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। ऐसे कुछ सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव करेंगे, जिनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कुछ एक्शंस को इनडायरेक्टली रिसीव करते हैं, या तो वो उस एक्शन के बेनिफिशियरी होंगे या वो रिसिप्टेंट होंगे। एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने बात करा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे इमीडिएट एक्शन को रिसीव करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे रिसिप्टेंट होते हैं और बेनिफिशियरी होते हैं उस एक्शन के। एग्जाम्पल, शी गेव हर फ्रेंड अ गिफ्ट। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, गेव हमारी वर्ब आई है और इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हर फ्रेंड, ये फ्रेंड है, और हर हमारा यहाँ पर पॉजेसिव क्या है बताइए आप? पॉजेसिव प्रोनाउन है या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव है? यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके साथ एक नाउन आया है, राइट, और आर्टिकल आया है तो नाउन आया है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिखे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, शी गेव हर फ्रेंड और अ गिफ्ट। अगर आप ध्यान से देखें, ये तो आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑप्शन, गिव का डायरेक्ट ऑप्शन किस पे जाएगा? गिफ्ट पे ही तो जाएगा, फ्रेंड पे तो जा ही नहीं सकता है। अगर ये गिफ्ट दिया जा रहा है तो इस गिफ्ट का बेनिफिशियरी कौन हो रहा है? ये फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको अपना सेंस, कॉमन सेंस यूज करना है, राइट, कि किस पे डायरेक्ट एक्शन किया जा रहा है और कौन उसका रिसिप्टेंट हो सकता है, कौन उसका बेनिफिशियरी हो सकता है। तो यहाँ पर गिव जो है उसके दो ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हर फ्रेंड है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अ गिफ्ट है, जिसने एक्शन को डायरेक्टली रिसीव किया, इमीडिएटली रिसीव किया है। शी
ही शो मी हिज न्यू कार। अब यहाँ पर रिसिप्टेंट कौन है? ही शो। अब न्यू कार, ये हमारा देखिए, अब ये जो हो रहा है, अब हिज इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया कार का, न्यू इसका एडजेक्टिव हो गया। ये पॉजेसिव हमें दिखा रहा है, उसकी कार है, ये पॉजेसिव है, ये कार का पोजेशन दिखा रहा है, राइट। और मी क्या है? मी आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, मी। अगर आपको प्रोनाउन चैप्टर याद हो तो वहां पर हमने ये दोनों टॉपिक डिस्कस किए हैं, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्शन, ये किसको देखा जा रहा है? कार को। और रिसिप्टेंट कौन है? आपका मी, राइट। तो मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिज न्यू कार। सेपरेशन ऑफ डायट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट। अब हमें याद रखना है डायट्रांजिटिव वर्ब्स और उनके ऑब्जेक्ट्स को हम सेपरेटली नहीं लिख सकते, दोनों एक साथ आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स भी हैं जो हम गलत बोलते हैं। शी हैंडेड ओवर द लेटर टू द टीचर, ये गलत होता है। हैंडेड ओवर द लेटर नहीं आएगा, आप लेटर के ऊपर एक्शन ले रहे हो आप, ठीक है। आपके जो आपने वो लेटर जिसको दिया है, अब वो सारा का सारा वो जो देने का प्रोसेस है, वो जो एक्शन कर रहे हो आप, वो लेटर रिसीव हो रहा है, वो सारा का सारा एक्शन आप किस पे दे रहे हो? लेटर के लिए कर रहे हो। तो इसीलिए शी हैंडेड द लेटर ओवर टू द टीचर, राइट। ये इसका करेक्ट फॉर्म रहेगा। आगे अब हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ लिया, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ लिया, राइट। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ लिया। इन ये कि कौन थी? ये हमारी मेन वर्ब्स थी जिनको और हमने प्रिंसिपल वर्ब्स बोला। अब ट्रांजिटिव के दो पार्ट पढ़ लिए हमने, कौन से? मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। अब आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। मैं आपको अब एक चीज समझाता हूँ, आप उससे सीखिए। अगर आप स्कूल में रहे हो तो आपने देखा होगा स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और एक वाइस प्रिंसिपल होता है। वाइस प्रिंसिपल की एग्जिस्टेंस कब डिपेंड करती है? जब प्रिंसिपल होंगे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर एक प्रिंसिपल हैं तो उनको असिस्ट करने के लिए एक वाइस प्रिंसिपल है। अगर वाइस प्रिंसिपल नहीं है तब भी काम चल सकता है। अगर प्रिंसिपल ही नहीं है, क्या ये हो सकता है किसी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है और वाइस प्रिंसिपल में? अब आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल एब्सेंट होते हैं, तब तो ये होते हैं। मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये डेजिग्नेशन ही नहीं है, ये पद ही नहीं है स्कूल के अंदर, तो अब क्या करते हो आप? अब आप क्या करते हो? अब आप ये सोचोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर कोई नहीं है तो उसका डिप्टी कैसे हो सकता है? यही होता है हमारे वर्ब के साथ। अगर हमारी मेन वर्ब है तो उसको असिस्ट करने के लिए हम एक हेल्पिंग वर्ब भी लिख देते हैं। अगर मेन वर्ब है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब होगी नहीं होगी, और ये होगी तो उस वक्त मेन वर्ब का काम कर रही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, राइट। हेल्पिंग वर्ब तभी होती है जब मेन वर्ब होती है। अगर मेन वर्ब ही नहीं है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, वो हमारी एज अ मेन वर्ब काम कर रही होगी। आगे एग्जांपल में समझेंगे इसको। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं और ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स को हम टेंसेस में, मूड्स में, वॉइसेस में और दूसरे सेंटेंस के एस्पेक्ट्स में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है वो मेन मीनिंग को कैरी नहीं करती हैं, राइट, ऑफ द सेंटेंस, बट ये असिस्ट करती हैं ओवरऑल मीनिंग के लिए। ये मैंने क्या बोला था? ये असिस्टेंस करती हैं मेन वर्ब को, जैसे वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंस करते हैं प्रिंसिपल को। लेकिन अगर प्रिंसिपल ही नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल होते हैं, तब कोई वाइस नहीं रहेगा। वाइस तभी है जब उसके ऊपर सीनियर है, राइट। अब हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है हमने उनको 3 कैटेगरीज में बांटा है, प्राइमरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी क्या होती हैं, जिनको हम सिंपली ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, तो ये आपने पढ़े हैं। डू, टू बी की फॉर्म जो होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, इन सारी फॉर्म्स को हम टू बी फॉर्म्स बोलते हैं और ये सब के सब हमारी प्राइमरी वर्ब होते हैं। अगर आपने पढ़ा हो, अभी हम इस लेक्चर में बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी है और ये मान के मैं चलता हूँ आपने कुछ ऐसा देखा, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग। तो आप ये देख रहे हो, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, यानी मेन वर्ब है ये हमारी, इसको असिस्ट कर रही है हमारी हेल्पिंग वर्ब।
क्या समझे इस चीज से? इससे आप ये समझे कि हमारी मेन वर्ब के साथ हमारी टू बी की फॉर्म जब आती हैं वो एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करती है। अब एग्जाम्पल पे शी इज हैप्पी, क्या ये हेल्पिंग वर्ब कहेंगे हम इसे? नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल है तभी वाइस प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल का पद ही नहीं है स्कूल में तो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल ही होते हैं, राइट? तब कोई वाइस प्रिंसिपल नहीं होता। अगर यहाँ पर मेन वर्ब ही नहीं है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इस यही मेन वर्ब है। और ये जब मेन वर्ब होती हैं इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखा। क्या सीखा? जब जो टू बी की फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, उनके साथ अगर मेन वर्ब नहीं होती हैं तो वो लिंकिंग फॉर्म की तरह काम करती हैं। इस बात को अच्छे से सुनो और समझो। दोबारा, वाइस प्रिंसिपल का रोल तभी आता है जब प्रिंसिपल होता है। अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल का पद ही नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल का रोल नहीं होता, सिर्फ प्रिंसिपल का होता है, राइट? अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वही हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब काम करती है। समझ गए आप? और जब भी टू बी फॉर्म की अगर हम मेन वर्ब की बात करें वो एज अ लिंकिंग वर्ब काम करेंगी। वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को डिस्क्राइब करेंगी सब्जेक्ट के साथ, उसको लिंक करेंगे। अगला होता है हैव, हैज, हैड। ये हम आगे यूज करेंगे। डू, डज, डिड, डूइंग, डन, राइट? ये इनकी फॉर्म हो गए। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस में देखिए, शी इज रीडिंग अ बुक। अब इज क्या हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है क्योंकि रीडिंग हमारी मेन वर्ब है। पास्ट टेंस, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। अब देखिए फिनिश्ड हमारी मेन वर्ब है और हैव क्या होगी? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होगी। अगर यहां से मेन वर्ब गायब कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मेन वर्ब की तरह हो जाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, बल्कि इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, राइट? क्या अब ये देखिए, ये पूरे सेंटेंस में मेन मीनिंग को डिस्क्राइब कर रही है? नहीं, बस ये असिस्ट कर रही है। जैसे सी इज रीडिंग अ बुक। अब इज इसलिए है क्योंकि शी सिंगुलर है, हैव इसलिए है क्योंकि दे प्लूरल है, राइट? इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में आते हैं। डू यू लाइक एन आइसक्रीम? डू ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ही इज नॉट फीलिंग वेल। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में इज के साथ आ गया, नॉट फीलिंग वेल, राइट? ये इसकी स्टेट को बता रहा है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए हम मॉडल को अलग से पढ़ेंगे। मॉडल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम अलग से कवर करेंगे। बट मॉडल होते क्या हैं? ये हमारी मॉडलिटी को बताते हैं, पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं, नेसेसिटी को इंडिकेट करते हैं, परमिशन को बताते हैं, एबिलिटी को बताते हैं और ये एटीट्यूड बताते हैं एक्शन का मेन वर्ब के साथ, राइट? अब कैसे? कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने अगर रोजमर्रा की जिंदगी में कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, एंड, और टू, ये हम फ्यूचर टेंस में भी यूज करेंगे, ध्यान रखना। अब वहां पर मैं आपको बताऊंगा कब हम इसको एज अ मॉडल यूज करेंगे, कब ये हमारी एज अ ऑक्सिलरी वर्ब काम करेंगे उधर जाकर, या मेन वर्ब की तरह काम करेंगी, राइट? अब एग्जांपल, शी कैन स्विम, ये एबिलिटी बता रहा है, दैट शी कैन एबल टू स्विम, राइट? ये उसकी एबिलिटी बता रहा है, वो तैर सकती है। परमिशन, मे आई गो टू द रेस्ट रूम, राइट? अब यहाँ पर आपको एक कॉमन टॉपिक बता देता हूँ, रेस्ट रूम किसे कहते हैं। देखिए, जब भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए कहते हैं तो उसको हम बाथरूम कहते हैं, और लेकिन जब भी आप पब्लिक प्लेस में यूज करते हैं या पब्लिक प्लेस के लिए उसे यूज करते हैं तो हम उसको रेस्ट रूम कहते हैं। ये याद रखिएगा। नेसेसिटी, यू मस्ट फिनिश योर असाइनमेंट, ये नेसेसरी है कि आपको अपना असाइनमेंट फिनिश करना है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी किसी बात की होने का कितना परसेंट चांस है, कितना परसेंट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जो हाँ या ना में रहता है, राइट? पॉसिबिलिटी को, जो हमारी पॉसिबिलिटी, किसी भी बात की पॉसिबिलिटी को बताता है उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। माइट, इट माइट रेन टुडे, राइट? तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, राइट? तो ये हमारे यूजेस हैं मॉडल के। सेमी मॉडल क्या होते हैं? नीड, डेयर, यूज टू, एंड, और टू, ये इनके टाइप्स हो गए। इनको हम सेमी मॉडल्स यूज करते हैं। ये स्मॉल ग्रुप होता है, ये ज्यादा नहीं होते हैं, ये स्मॉल ग्रुप होते हैं। इनका फंक्शन ऑलमोस्ट हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब की तरह होता है, बट उनका यूजेस और मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल दे दिए, नीड, डेयर, यूज टू एंड ऑट टू। अब उनको कैसे यूज करते हैं? नेसेसिटी में देखिए, शी नीड्स टू फिनिश हर वर्क, वहां पर नेसेसिटी भी थी। नेसेसिटी, यू मस्ट फिनिश योर असाइनमेंट, तो यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा मीनिंग चेंज हो गया, इसीलिए उसका यूसेज भी चेंज हो गया। परमिशन, डेयर ही स्पीक द ट्रुथ, ही यूज्ड टू लिव इन लंदन, यूज्ड टू, ये इसकी पास्ट हैबिट को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है, राइट?
अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? देखिए स्टूडेंट, मोडाल और नॉन फाइनाइट को हम अलग से चैप्टर में डील करेंगे। अगर हम उसको वर्ब के साथ अगर कोलैब कर देते तो वर्ब अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता, और एक साथ आपको इतने सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट याद रखने में प्रॉब्लम होती, इसीलिए हमने क्या करा, वर्ब को और नॉन फाइनाइट को और मोडाल को अलग कर दिया, राइट। अब कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चंस वर्ब पे पूछे जाते हैं, अब हम ये डिस्कस करते हैं, और इसी टाइप्स के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी रखे हैं, और ऐसे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आएंगे, और यही टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब हमें वर्ब आइडेंटिफिकेशन करना है, राइट। तो अब जरा देखिए इसमें, अभी आपको आंसर दिख गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें वर्ब आइडेंटिफिकेशन करना है। देखिए, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो अब देखिए जाहिर सी बात है, सी हमारा ये जो है प्रोनाउन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। ब्यूटीफुली क्या है, ब्यूटीफुली तो कुछ नहीं है, ब्यूटीफुली किसी चीज को बता रहा है, किसी स्टेट को बता रहा है, किसी एक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है, ये इसको बता रहा है कि वो गाना बहुत सुंदर गाती है, मधुर गाती है, ब्यूटीफुली गाती है। तो ये हमारा क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो है हमारा एडवर्ब। तो यहाँ पर वर्ब क्या हुआ, यहाँ पर वर्ब हुआ हमारा सिंग्स। आगे बढ़ते हैं, हमें टेंस आइडेंटिफिकेशन करना है। ऑल्दो हमने अभी टेंस नहीं पढ़ा है स्टूडेंट, बट अब क्या है कि अब हमें थोड़ा बहुत हमें टेंस के बारे में अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस और वर्ब, देखिए दो चीजें होती है, टाइम और वर्ब। तो ये जो होता है ना, ये आपस में लिंक्ड होते हैं। टाइम पे डिपेंड करती है वर्ब, वर्ब पे टाइम डिपेंड नहीं करेगा, आप टाइम को देखकर वर्ब बताएंगे, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर हम इसमें पता करें कैसा होगा, स्टडिंग फॉर 2 hours शी हैज बीन स्टडिंग, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये तो हम बता देंगे। लेकिन प्रेजेंट टेंस में देखिए, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट जिसे बोलते हैं, एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिसमें इज, एम, आर प्लस आईएनजी लगता है, ये नहीं है, और एक होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। एक होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये टेंस हमसे पूछा गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। अब जाहिर सी बात है, अब आपने टेंस के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली स्लाइड्स में हम टेंस जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम वर्ब को इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको वर्ब को समझ में आ जाए, एक मिला जुला एक आइडिया हो जाए कि वर्ब होता क्या है और उसको किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज करते हैं। जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें दोबारा मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करा दूंगा, नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, और साथ ही साथ उसमें हम दोबारा पढ़ेंगे वर्ब को, किस तरीके से इनका रिलेशन शो हो रहा है। जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तब मजा आएगा हमें टेंस को पढ़ने में, राइट। हमें उस बात पे ध्यान देना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। दे आर हेयर सून, हमें करेक्ट वर्ब बतानी है। अगर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, ये सून है और ये दे है, और ये इनके बारे में बता रहा है, ये वर्ब है। हेयर, ये इसकी वर्ब बेसिकली इसमें होगा आर, तो और ये इनके एग्जिस्टेंस के लिए बता रहा है, राइट। अब जब भी बता रहा है, अभी ये घटना नहीं हुई है, सून का मतलब क्या होता है, हम आने वाले फ्यूचर के टाइम को लेके बात करते हैं। लेकिन अगर आर यूज कर रहा है, आर हमने हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं मोस्टली, तो बट यहाँ पर क्या है, वो अभी आए नहीं है, वो अभी आएंगे। जब आएंगे तो यहाँ पर आएगा विल बी, दे विल बी सून, हेयर सून, राइट। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये हमने पढ़ा है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही बॉट अ कार, राइट। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये इसने डायरेक्ट हमारे एक्शन को रिसीव किया। लेकिन जब हम पॉजिटिव वॉइस में लिखेंगे, तो ये जो हमारा कार है, ये हम एज अ सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आई बॉट, और ये डायरेक्ट एक्शन को रिसीव किया। यहाँ पर परफॉर्म नहीं बात होगी, या एक्शन को रिसीव करेगा, तो ये इसकी पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने अलग से कवर किया है, और वो इतना इजी चैप्टर है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखिए, 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के होते हैं। वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके जो नंबर मिलते हैं आपको, एक क्वेश्चन के 2 भी मिल सकता है, 3 भी होता है, एज पर द एग्जाम। तो होता क्या है, वो नंबर फ्री के होते हैं,
हम वो एक्टिव पैसिव के कुछ रूल्स पढ़ लेंगे और हमें उन्हीं रूल्स को, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है थ्रू आउट द एक्टिव पैसिव वॉइस, और हम उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द कार्ट पुर और पुर्स व्हेन इट्स हैप्पी। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको नाउन में भी बताया था, प्रोनाउन में भी बताया था। अब ये जरूर मैंने बताया था कि जब भी सब्जेक्ट और वर्ब में रिलेशन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के नंबर को देखते हैं हम, क्या वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। अब एग्जांपल देखिए, द कार्ट पुर और पुर्स व्हेन इट्स हैप्पी। इसका मतलब क्या होता है पुर और पुर्स का? पुर का मतलब होता है जब कार, जो हमारी कैट है ना, जब थोड़ी खुश होती है ना तो वो एक वाइब्रेटरी साउंड प्रोड्यूस करती है। तो वो जो वाइब्रेटरी साउंड जो होता है वो तब आता है जब उसकी स्टेट हैप्पीनेस की होती है। तो यहाँ पर कार हमारी सिंगुलर नाउन, उसका कैट हमारी यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए इसके साथ पुरुष आएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द चिल्ड्रन प्लेड या प्लेइंग इन द पार्क ऑल आफ्टरनून। अब हमें इसमें यूज करना है, राइट। अब देखिए ऑल आफ्टरनून, ये जब भी बात हो रही है ना, ये कभी भी हमारा स्पीकर ऐसा कुछ सिचुएशन को हमारे लिसनर को बता रहा होता है। ऑल आफ्टरनून यानी वो आफ्टरनून हो चुका है, उस आफ्टरनून में वो घटना हो चुकी है। जब हो चुकी होती है तो हमारा वो कंटिन्यूस तो नहीं है। देखिए दो चीजें हो सकती है, या तो वो चली आ रही है पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर, राइट। वो पास्ट में हुई, प्रेजेंट में चल रही है, फ्यूचर में गई, या पास्ट में हुई, पास्ट में खत्म हो गई। और दूसरी कंडीशन, पास्ट में हुई, प्रेजेंट में खत्म हो गई। और एक और कंडीशन, प्रेजेंट में हुई और फ्यूचर में खत्म हुई। तो ये जो कंडीशन है ये पास्ट में इवेंट हुआ और तभी खत्म हो गया, ऑल आफ्टरनून, राइट। ये अब अगर हम इवनिंग की बात कर रहे हो तो आफ्टरनून तो हो चुका है, तो यहाँ पर प्लेइंग नहीं आएगा। और प्लेइंग इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि मैंने बताया था जब प्रिंसिपल यूज आता है, जब हमारे प्लेइंग आया, राइट, प्लेइंग आया तो इसके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब जरूर लेके आते हैं। तो चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो आर प्लेइंग आता। बट अब हमने क्या बोला, वर्ब हमेशा देखती हैं टाइम को, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम नहीं आएगा, इसलिए प्लेड आएगा यहाँ पर, राइट। ही डज नॉट लाइक बनानास। अब देखिए ये जो हमने सेंटेंस है ना, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव। नेगेटिव बात को पॉजिटिव करने के लिए आपको बस क्या करना है, नहीं हटा देना है। मैं ये नहीं कर सकता, ये बड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ। मैं ये कर सकता हूँ, ये बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ही डज नॉट लाइक बनानास की जगह ही लाइक्स बनाना, ही लाइक्स बनाना। आगे बढ़ते हैं। इरेगुलर वर्ब्स। अब कैसे, ही एट और ईटेड डिनर एन आवर को। अब भी बात हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है। अब ईटेड जो होता है ये नहीं होता है, ये कोई वर्ब नहीं होती। एट, ईट, एट, इटन ये होता है, ईटेड नहीं होता है। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पर आएगा एट, ही एट, राइट। अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब जो ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं ऐसे ही मिले जुले क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। सेम इसी कॉन्सेप्ट को हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए हैं और हमें इनको ध्यान से देखना है। अगर हमारा कोई कॉन्सेप्ट छूटता है, खैर कोई, हमने सारा टॉपिक कवर करा, हमने सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है और उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये अब हमारा प्रैक्टिकल यूज है हमारे कॉन्सेप्ट का। तो अब जितने भी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कवर करेंगे, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, इन पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उनको समझना है और जो आपने अब तक पढ़ा उसको भी पढ़ना है। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन से शुरू करने जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई डिड शी क्राई आउट इन हर स्लीप। तो देखिए अब ये आपको एरर स्पॉट करनी है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड। अब मदर ने चाइल्ड से पूछा तो यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट मिला द चाइल्ड। अब क्वेश्चन किया गया, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं थी, ये तो ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या है, व्हाई डिड शी क्राई आउट, ये देखना है। इन हर स्लीप, अगर आप ये बात देखोगे इन हर स्लीप, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमें ये चेक करना है सेंटेंस बी में क्या है। तो अगर आप बी को चेक करेंगे तो जब आपने बी को चेक किया तो आपको पता चला कि जो क्वेश्चन किया गया व्हाई डिड शी क्राई आउट,
यहाँ पर डिड की जगह यूज होता है वाई शी हैड, तो डिड नहीं आएगा, वाई शी हैड, ये इसकी सही फॉर्म होती है, वाई शी हैड क्राइड आउट। ये क्यों आएगा? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है। अगर ये हमारा सेंटेंस पास्ट का है तो क्राई को हम क्राइड करेंगे और क्राइड के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, राइट, वाई शी हैड क्राइड आउट, राइट। हम ये मदर जो है ये पास्ट में चाइल्ड को पूछ रही है, ये पास्ट में हुए पास्ट की इवेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। आई नो ये आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा क्योंकि हमने टेंस को यूज नहीं किया है, तो इसके लिए एक सजेशन हो रहा है आपके मेरा आपके लिए कि जब आप टेंस को पढ़ लोगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करना है, इनको दोबारा देखना है। बट यहाँ पर अभी हम इसलिए इस क्वेश्चन को लेके आए क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब से जुड़ा हुआ है। देखिए डेड हो गया, राइट, और यहाँ पर इसकी करेक्ट फॉर्म हो गया हैड क्राइड हो गया, ये हमारी वर्ब्स होती हैं। वर्ब हमारी टाइम पे डिपेंड करती हैं, यानी टेंस पे डिपेंड करती हैं। इसीलिए अगर ये पास्ट में पास्ट की बात कर रही होती है तो जब हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज एंग्री बट ही डिड नॉट आंसर। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। आई आस्क्ड हिम, स्पीकर बात कर रहा है, उसने पूछा, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ आस्क्ड वर्ब का। दैट क्या पूछा, व्हाई ही वाज एंग्री, यहां तक आते हैं हम, he was angry but अब क्या कंडीशन है, he did not answer। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, देखिए एक होता है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन हमारा होता है दो वर्ड्स, दो सेंटेंस, दो वर्ब और दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम एक कंजंक्शन वर्ड को यूज करते हैं। देखिए जब आप एक सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पार्ट ए वाले लैंड को पार्ट बी वाली लैंड से जोड़ेंगे तो आपको कितनी ब्रिज की जरूरत है? आपको 2 ब्रिजेस की जरूरत है। अगर आप एक लैंड, 2 लैंड और 3 लैंड को जोड़ेंगे, पार्ट सी की लैंड को जोड़ेंगे तो आपको 3 ब्रिजेस की जरूरत है। समझ रहे हो? अगर आप कंजंक्शन हमेशा एक कम यूज होगा। अगर आप दो क्लॉजेस को, दो वर्ब को जोड़ रहे हो, आप दो वर्ब V1 और V2 को जोड़ रहे हो तो आपको एक कंजंक्शन की जरूरत होगी। और कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन हमारे किसी भी दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, राइट। अब आपकी मैं हेल्प करता हूँ इसमें, जैसे दैट हो गया, ये हमारा कंजंक्शन हो गया, वाई हो गया, बट हो गया। अब यहाँ पर हम वर्ब ढूंढते हैं, आस्क्ड वर्ब हो गया, वॉज एंग्री वर्ब हो गया, he was, ये हमारा was जो है हमारा वर्ब हो गया, he did not answer वर्ब हो गया। अगर हमारे ऑलरेडी 3 वर्ब हैं A P C तो यहाँ पर कितने कंजंक्शन यूज करने चाहिए? एक कंजंक्शन, 2 कंजंक्शन। देखिए ये टॉपिक मैं आपको कंजंक्शन भी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे और आप अभी से सीखिए चीज़ों को, क्योंकि देखिए पैरेलली इंग्लिश कभी नहीं चलती है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप पैरेलली नाउन पढ़ लें, प्रोनाउन पढ़ लें, ऐसा नहीं होता है। हमें दूसरे टॉपिक्स को भी इंट्रोड्यूस बीच बीच में करना होता है। तो अभी हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है कि कंजंक्शन ऐसा कोई वर्ड है जो दो वर्बों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तब हम डीप में पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही पढ़ते हैं कंजंक्शन क्या है, दो वर्ब्स को आपस में कनेक्ट करता है। और हमने ये देखने की कोशिश करी है कि जब दो कंजंक्शन हो तो 3 वर्ब होनी चाहिए, यानी कंजंक्शन से एक ज्यादा वर्ब होनी चाहिए और वर्ब से एक कम कंजंक्शन होना चाहिए। तो अब देखिए मैं आपको हेल्प करा देता हूँ कंजंक्शन फाइंड करने में। तो अब आप मेरे को बता देंगे कि किसको आपको रिमूव करना है। दैट, वाई और बट ये हमारे कंजंक्शन है। अगर यहां से मैं दैट को रिमूव करता हूं तो सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज एंग्री बट ही डिड नॉट आंसर। अब मैं वाई को रिमूव करता हूं, आई आस्क्ड हिम दैट ही वाज एंग्री बट ही डिड नॉट आंसर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन का थोड़ा फ्रेम चेंज हो गया। इसका मतलब क्या कि अगर यहाँ पर हमारा स्पीकर बता रहा था कि उसने क्वेश्चन किया था किसी थर्ड पर्सन से, राइट, बट अगर हमने वाई को ही हटा दिया तो इसका मतलब क्या कि उसने जो क्वेश्चन किया है वो हमने हटा दिया, हमने सीधा स्टेटमेंट दे दिया ही वॉज एंग्री। वो पूछ रहा है वाई ही वॉज एंग्री, तो यहाँ पर आप जो है दैट को रिमूव करेंगे तो दैट नहीं आएगा, इस पार्ट में एरर है।
आगे बढ़ते हैं। आगे, आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी अ वर्ड। देखिए ये होती हैं हमारी कंडीशनल्स, राइट। कंडीशनल्स में क्या होता है, जब आपकी कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो हम उसको पास्ट में लिखते हैं। तो हम कंडीशंस को दोबारा डीप में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ वर्ब का इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जब आप वो नहीं होते हो जो आप बताना चाह रहे हो, आप काश होते, इसको ऐसे समझिए, मैं उड़ पाता काश मैं पक्षी होता, बट राइट नाउ यू आर नॉट अ बर्ड। तो इसीलिए इसको लिखने का तरीका सही होता है कि इफ आई वर अ बर्ड। अगर ये सही होता है इफ आई वर अ बर्ड, सो आई कैन फ्लाई इफ आई वर अ बर्ड। तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारे कंडीशनल से रिलेटेड है। तो इसमें यहाँ पर कर दिया जाएगी आई वर अ बर्ड, वर यूज होता। नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन, ये इन्वर्जन है। देखिए नेवर आई हैव सीन, वो बता रहा है कि उसने ऐसा कुछ टाउन कभी नहीं देखा, इन्वर्जन है। तो इन्वर्जन का रूल ये होता है कि जब भी आप ऐसा इन्वर्जन लिखते हैं, नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन, तो यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन आता है, इन्वर्जन में क्वेश्चन आ गया जाता है, हैव आई सीन, नेवर हैव आई सीन सच अ टाउन। तो बी पार्ट में एरर होगी, राइट। तो हमें ध्यान देना है। अब देखिए पैरेलली वर्ब से कितने सारे जुड़े हुए थे, वर्ब से कंजक्शन जुड़ा है, वर्ब से हमारा एक्टिव पैसिव जुड़ा है, राइट, वर्ब से हमारे कंडीशनल जुड़े हैं, वर्ब से हमारे इन्वर्जन जुड़े हैं। वर्ब को आप यहाँ पर सिर्फ मोटा मोटा समझेंगे, वर्ब का एक एक ऑपरेशन हम कंडीशनल्स में करेंगे, कंजक्शंस में करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस में करेंगे। वर्ब को और डिटेल में पढ़ेंगे, वर्ब के यूजेस पढ़ेंगे, मोडाल्स में पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव्स में पढ़ेंगे हम, राइट, नॉन फाइनाइट्स वर्ब पढ़ेंगे हम। तो वर्ब को हम और डीप में जाके पढ़ेंगे, वो उनका टॉपिक है, वो उसका पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट। अब देखिए मैं हमेशा इसीलिए क्वेश्चंस को मिक्स करता हूं ताकि आप में से वो जो एक एटीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है, एरर ढूंढने का, वो खत्म हो। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें एरर नहीं होगी। द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, बात करोगे कि सर देखिए यहाँ पर द ओनर आया और यहाँ पर हिज सर्वेंट्स आया, तो ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया, तो इसके हिसाब से हमारी वर्ब क्या होनी चाहिए, हमारी वर्ब आर होनी चाहिए। नहीं, एज वेल एज से पहले जो हम बात कर रहे होते हैं, हमारा जो नाउन आता है, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट अ स्ट्रेच, वो बता रहा है इन माई यंगर डेज, पास्ट इवेंट की बात करें, आई कुड रन, राइट, वो बता रहा है, ये मोडाल का क्वेश्चन है, राइट, 4 miles एट अ स्ट्रेच। तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और इसको हम दोबारा मोडाल के अंदर एक और बार पढ़ेंगे, राइट। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज अ डेजर्ट। अब ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें भी कोई एरर नहीं है, ये आपको आंसर पता ही चल गया इसका, इसमें भी कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल बी गेट अ सैलरी। इफ रमेश, बात ये हो रही है कंडीशन की, अभी रमेश प्रमोट नहीं हुआ है, राइट। अगर रमेश प्रमोट होता तो इसको सैलरी मिलती। इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट द सैलरी। अगर रमेश प्रमोट, अभी करंट सिनेरियो क्या है कि रमेश प्रमोट नहीं हुआ है तो उसको भी हायर सैलरी नहीं मिल रही है, राइट। तो ये कंडीशनल का हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसको कैसे लॉजिकली समझेंगे। कंडीशंस में क्या होता है, देखिए अगर ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारी फ्यूचर की बात कर रहा है, उसको हायर सैलरी होती तब अगर वो प्रमोट किया जाता, वो प्रमोट नहीं हुआ है। तो जब भी ऐसी कंडीशंस हो जिसमें एक हमारा फ्यूचर हो और एक हमारा करंट सिनेरियो की बात करो बट वो कंडीशन ट्रू नहीं हो, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इफ रमेश इज प्रमोटेड। अगर रमेश को प्रमोट कर दिया जाता तो उसको हायर सैलरी मिलती, बट वो प्रमोट नहीं हुआ, राइट। कंडीशनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3-4 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, और कंडीशनल्स हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, हम बिल्कुल इसलिए उसको सेपरेट करेंगे। इसीलिए मैंने वर्ब्स के साथ कुछ टॉपिक्स को अलग बांट दिया है। क्यों? क्योंकि वर्ब अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता, इसका बहुत ज्यादा यूजेस है, राइट। वर्ब एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका यूज हर जगह पर है। तो वर्ब को हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लिया अभी इस लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 6 houses, 3 parks lots, पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। अब ये बात उस बिल्डिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस व्हाट कंप्राइजेस। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं हम बिल्डिंग से। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट का आंसर आएगा ऑब्जेक्ट,
और ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन और प्रोनाउन। हमने पढ़ा था नाउन प्रोनाउन में, जब भी आप व्हाट और विच काइंड का बात करेंगे तो आपको आंसर में नाउन या प्रोनाउन करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑफ नहीं होगा। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 6 हाउसेज, डायरेक्टली बताएंगे हम बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग की बात हो रही है, कंप्राइजेस 6 हाउसेज, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। तो यहाँ पर हमारा ऑफ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, आई एम ग्लैड दैट यू आर हेयर। तो हमारा स्पीकर बोल रहा है कि वो खुश है कि आप यहाँ हो। आई एम ग्लैड दैट यू आर हेयर। तो क्या इसमें कोई एरर है? इसमें कोई एरर नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सीता विद हर सिस्टर्स वर हेयर। मुझे इसमें मैं आपको चाहता हूं आप सभी इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करें। सीता एक नाउन, सिस्टर्स दूसरा नाउन, और यहाँ पर देखो वर्ब आ गई प्लूरल। तो अब आप यहाँ पर देखिए कॉमन मिस्टेक क्या होता है, आधे यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। सिस्टर्स दिया हुआ है, ये प्लूरल है, और यहाँ पर वर्ब जो है ये भी प्लूरल है, तो ये तो क्वेश्चन ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन विद है और उसके साथ जो है सिस्टर है, तो विद का ऑब्जेक्ट हो गया ये। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो हमने एक रूल पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट। एक बार ऑब्जेक्ट बन जाता है वो वर्ड उस सेंटेंस के अंदर, वो दोबारा सब्जेक्ट नहीं बनता। इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम अपना सेशन एंड करते हैं, इसके बाद हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक। और आपने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए इनको दोबारा रिवाइज करना है, और हमें पता है कि वर्ब आगे भी यूज होगी। ओके, तो यहाँ पर हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।